हेलो नमस्कार, एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है। पिछली क्लास में हम लोगों ने यूनिट 9 में निजी विश्वविद्यालय अधिनियम की चर्चा की थी। उसी अधिनियम के बारे में आज हम हमारी चर्चा को कंटिन्यू रखेंगे। आप में से जो लोग पहली बार जुड़ रहे हैं, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको निरंतर वीडियोज प्राप्त होते रहें। साथ ही जो लोग अपनी तैयारी को गति देना चाहते हो, जॉब्स वाले के द्वारा चलाई जा रही टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं। यह टेस्ट सीरीज पार्ट बी को फोकस करती है। इस टेस्ट सीरीज के तहत 7 टेस्ट ऑलरेडी हो चुके हैं। आज 7वां टेस्ट था। आज 12 मार्च की बात कर रहे हैं हम ना। आज 12 मार्च को 7वां टेस्ट था। ये 7वां टेस्ट क्या था? यूनिट 2 का कंप्लीट टेस्ट था। यूनिट 2 एफएलटी कह सकते हैं आप, ठीक है? इसको यूनिट 2 एफएलटी कह सकते हैं। इसका मतलब और क्या होता है दूसरे नजरिए से कि भाई अब तक 700 प्रश्न क्या हो चुके हैं, कवर हो चुके हैं विद देयर एक्सप्लेनेशन। यह टेस्ट सीरीज के तहत 40 टेस्ट रहेंगे। यह टेस्ट सीरीज सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन माध्यम में होगी। इंग्लिश और हिंदी दोनों भाषाओं में क्या है इसके आपको पेपर और एक्सप्लेनेशन मिलेंगे, ठीक है? इसके लिए आपको जॉब्स वाला की एप्लीकेशन डाउनलोड करनी होगी। साथ ही आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर हम लगातार एमसीक्यू पोस्ट करते रहते हैं। चालू करते हैं हमारी इस चर्चा को। इस चर्चा के तहत हमने धारा नंबर 13 तक बात कर ली थी। धारा नंबर 13 जो कि चैप्टर 3 का हिस्सा थी, है ना? उसके तहत हमने ये देखा था कि जो जनरल फंड होता है, जो सामान्य कोष होता है विश्वविद्यालय का, उसका उपयोग कहाँ कहाँ किया जा सकता है। आज बात करते हैं धारा 14 की। धारा 14 क्या कहती है? निजी विश्वविद्यालय के अधिकारियों की बात करती है ना? क्या अधिकारी होंगे? ऐसी ही एक बात आपने कहाँ देखी हुई थी? जो हमारा यूनिवर्सिटी एक्ट था 73 का, उसमें भी आपने इसी प्रकार से देखा था कि भाई विश्वविद्यालय के पदाधिकारी क्या होंगे। उसी प्रकार से निजी विश्वविद्यालय कुछ पदाधिकारी होंगे। कौन होंगे ये? कहाँ दिया है? धारा 14 में दिया है। कौन कौन होंगे? एक क्या होगा? विजिटर होगा। इसके अलावा कौन होगा? चांसलर होगा, वाइस चांसलर होगा, रजिस्ट्रार होगा, ठीक है? कुलाधिपति, कुलपति, कुल सचिव। और कौन होगा? एक मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी होगा। इसके अलावा और भी ढेर सारे अधिकारी होंगे। लेकिन यह सब अधिकारी समय समय पर परिनियमों के द्वारा क्या है, निजी विश्वविद्यालय के द्वारा घोषित किए जाएंगे। परिनियम के माध्यम से नए अधिकारियों की नियुक्ति, नए अधिकारियों के पदों का सृजन और नियुक्ति की जाएगी, है ना? पदों का सृजन करना पड़ेगा ना पहले, तो देन नियुक्ति होगी, ठीक? अब इसमें जो अधिकारी आए धारा 14 के तहत, उनमें सबसे पहला क्या था? कुलाध्यक्ष था, विजिटर था, है ना? कुलाध्यक्ष विजिटर कौन होगा? यह बात कहाँ लिखी हुई है? धारा 15 में लिखी हुई है ना? बताया गया है कि मध्य प्रदेश के राज्यपाल निजी विश्वविद्यालय क्या होते हैं? विजिटर होते हैं। कौन है वर्तमान में राज्यपाल? श्री मंगू भाई छगन भाई पटेल जी वर्तमान में राज्यपाल है, ठीक है? दूसरा, कुलाध्यक्ष उपस्थित होने पर डिग्री और डिप्लोमा प्रदान करने के लिए निजी विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह क्या करेंगे? अध्यक्षता करेंगे। कि जब भी निजी विश्वविद्यालय का क्या होगा? दीक्षांत समारोह होगा, है ना? कन्वोकेशन होगा, तो भाई उसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की जाएगी? गवर्नर के द्वारा की जाएगी। यदि वो प्रेजेंट है तो। यदि वो प्रेजेंट नहीं है, देन विश्वविद्यालय क्या करेगा? अपने स्तर पर निर्धारित कर लेगा। लेकिन यदि वो प्रेजेंट है तो उसको चूंकि उसको इनविटेशन जाएगा, और यदि वह आना चाहेगा तो इसके बारे में सूचित कर देगा। यदि वो नहीं आना चाहेगा तो वो बताएगा कि भाई मैं नहीं आ पाऊंगा, दैट मीन्स कि वो क्या है? एब्सेंट है। तो फिर आप व्यवस्था अलग से करेंगे। बट सामान्यतः आपको यदि क्वेश्चन आता है कि निजी विश्वविद्यालय के कन्वोकेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है? विजिटर के द्वारा, कुलाध्यक्ष के द्वारा, ठीक है? कुलाध्यक्ष के पास निम्नलिखित प्रकार की शक्तियां होती हैं। क्या क्या शक्तियां होती हैं विजिटर के पास? एक, टू कॉल फॉर एनी इन्फॉर्मेशन और रिकॉर्ड रिलेटिंग टू द अफेयर्स ऑफ द प्राइवेट यूनिवर्सिटी, के निजी विश्वविद्यालय के मामले में कोई भी जानकारी प्राप्त करना है, यह उसका अधिकार है। निजी विश्वविद्यालय जो भी कुछ करेगा उसको जानकारी होनी चाहिए। गवर्नर को जानकारी होनी चाहिए, विजिटर को जानकारी होनी चाहिए। और क्या कर सकता है? यदि जानकारी के आधार पर यह प्रतीत होता है कि निजी विश्वविद्यालय किसी प्राधिकरण द्वारा लिया गया कोई आदेश, कार्यवाही या निर्णय इस अधिनियम के तहत बनाए गए परिनियमों, अध्यादेशों, विनियमों के प्रावधान के अनुरूप नहीं है, तो कुलाध्यक्ष नियामक आयोग की राय मांग सकते हैं। और इस बात से संतुष्ट होने पर कि कोई अनियमितता हुई है, वह निजी विश्वविद्यालय के हित में ऐसा निर्देश जारी कर सकते हैं जैसा कि वह उचित समझें। और इस प्रकार के जारी किए गए निर्देशों का निजी विश्वविद्यालय द्वारा पालन किया जाएगा। पूरी कहानी को दो चार लाइन में तुमको समझाऊं। इसका मतलब क्या होता है कि ऊपर क्या हमने देखा कि भाई शक्तियों के तहत कि वो निजी विश्वविद्यालय से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मान लो जानकारी आई, जानकारी जो आई उससे गवर्नर जी को लगा, कुलाध्यक्ष को लगा कि जानकारी में कुछ अनियमितताएं हैं, गलतियां हैं ना, तो वो क्या करेंगे? जो निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग बना हुआ उससे राय लेंगे। और निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग यदि बताता है कि हाँ ये सही में क्या है, इसमें गलती हुई है, सही में इसमें अनियमितताएं हैं, तो वह फिर कुछ एक्शन लेंगे, वह फिर कुछ कार्यवाही करेंगे। वो कार्यवाही विश्वविद्यालय के भले के लिए ही मानी जाएगी। क्यों? क्योंकि अल्टीमेटली उस कार्यवाही के किए जाने से अनियमितताएं खत्म होंगी और विश्वविद्यालय सुचारू रूप से काम करेगा, ठीक है? तो यह बात यहाँ पे कही गई है। और क्या होगा? कुलाधिपति आएगा अगला, है ना? 14 देखा हमने, अधिकारियों के नाम दिए हुए थे। 15 देखा हमने,
विजिटर दिया हुआ था। 16 आता है जिसमें कुलाधिपति दिया हुआ, चांसलर। कुलाधिपति की नियुक्ति प्रायोजक निकाय द्वारा कुलाध्यक्ष के अनुमोदन से की जाएगी। प्रायोजक निकाय स्पॉन्सरिंग बॉडी, यदि याद हो पहली क्लास में हमने पढ़ा था इसको लेकर के, है ना। स्पॉन्सरिंग बॉडी क्या था, वो निकाय जो विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए उत्तरदायी है, जो विश्वविद्यालय की फंडिंग के लिए उत्तरदायी है, जो विश्वविद्यालय के संचालन के लिए उत्तरदायी है, जो विश्वविद्यालय के प्रबंधन के लिए उत्तरदायी है। ठीक है, वो स्पॉन्सरिंग बॉडी क्या करेगी, कुलाधिपति की नियुक्ति करेगी। लेकिन नियुक्त किए गए कुलाधिपति को गवर्नर का क्या मिलना चाहिए, कुलाध्यक्ष का क्या मिलना चाहिए, असेंट मिलना चाहिए, अनुमोदन मिलना चाहिए। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। लेकिन काम की बात क्या हो गई, अपॉइंटेड बाई स्पॉन्सरिंग बॉडी, है ना। निजी विश्वविद्यालय के कुलाधिपति की नियुक्ति कौन करता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। निजी विश्वविद्यालय के कुलाधिपति की नियुक्ति स्पॉन्सरिंग बॉडी द्वारा की जाती है, बस इतना काम का है। कुलाध्यक्ष मत लगा करके आ जाना। कुलाध्यक्ष सिर्फ क्या करता है, उसको अनुमोदन दे देता है, अपना अप्रूवल दे देता है, असेंट देता है, बस हो गया। हाँ हाँ, तुमने जिस व्यक्ति को अपॉइंट किया है वो सही व्यक्ति, बात खत्म। अपॉइंट तो कौन करेगा, स्पॉन्सरिंग बॉडी। दूसरा, कुलाधिपति निजी विश्वविद्यालय के क्या होंगे, प्रमुख होंगे। दो, तीसरा, कुलाधिपति शासी निकाय की बैठक की अध्यक्षता करेंगे, है ना। जो विश्वविद्यालय की गवर्निंग बॉडी है उसकी अध्यक्षता करेंगे। और कुलाध्यक्ष की अनुपस्थिति में डिग्री, डिप्लोमा, अन्य शैक्षणिक विशेषता प्रदान करने के लिए निजी विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह की अध्यक्षता करेंगे। ये बात हमने ऊपर भी डिस्कस करी कि भाई दीक्षांत समारोहों की अध्यक्षता कौन करता है, कुलाध्यक्ष करता है। लेकिन यदि कुलाध्यक्ष अनुपस्थित है, कुलाध्यक्ष अनुपस्थित होगा या नहीं होगा, ये कौन बताएगा, कुलाध्यक्ष स्वयं बताएगा। जब उसको इनविटेशन भेजा जाएगा तो बता दे कि भाई यार मैं उस तारीख को बिजी हूँ, नहीं आ पाऊंगा, मालदीव जा रहा हूँ घूमने के लिए। ठीक है, तो उस परिस्थिति में क्या किया जाएगा, उस परिस्थिति में कुलाधिपति उस कन्वोकेशन की, उस समारोह की, उस दीक्षांत समारोह की क्या करेंगे, अध्यक्षता करेंगे। ठीक है, तो कुलाध्यक्ष की अनुपस्थिति में दीक्षांत समारोह की अध्यक्षता कुलाधिपति के द्वारा की जाती है। कुलाधिपति के पास कुछ शक्तियां होती हैं, जस्ट लाइक कुलाध्यक्ष। क्या शक्तियां होती हैं, कि कुलपति की नियुक्ति करना, उन्हें हटाना। कुलाधिपति किसकी नियुक्ति करता है, कुलपति की, है ना। कुलाधिपति की नियुक्ति कौन किया था, स्पॉन्सरिंग बॉडी। कुलाधिपति की नियुक्ति कौन किया, स्पॉन्सरिंग बॉडी किया। और कुलाधिपति किसकी नियुक्ति करेगा, कुलपति की नियुक्ति करेगा। और क्या करता है, कोई भी जानकारी का या रिकॉर्ड मांग सकता है विश्वविद्यालय का। इसके अलावा ऐसी अन्य शक्तियां जो परिनियमों द्वारा समय समय पर कुलाधिपति के लिए क्या की जाएंगी, गठित की जाएंगी, बनाई जाएंगी, आदि आदि। अब हमने देखा ऊपर कुलपति की नियुक्ति कौन कर रहा था, कुलाधिपति कर रहा था। तो अगला धारा 17 में कौन आता है, कुलपति आता है। धारा 17 में जो कुलपति या वाइस चांसलर दिया हुआ है, जिसको सरकारी विश्वविद्यालय में कुलगुरु कहते हैं, जिसको 2024 के संशोधन के पश्चात सरकारी विश्वविद्यालय में कुलगुरु कहा जाने लगा है। तो कुलपति की नियुक्ति कुलाधिपति द्वारा इस उद्देश्य के लिए गठित चयन समिति द्वारा अनुशंसित पैनल से की जाएगी, है ना। भाई वाइस चांसलर की नियुक्ति कौन करेगा, वाइस चांसलर शैल बी अपॉइंटेड बाय द चांसलर। वो हमने ऊपर देखा था कि कुलाधिपति कुलपति की नियुक्ति करता है, ये तो हमने ऊपर देख लिया था। लेकिन कैसे, कुछ तो प्रोसेस होगी, किसी भी रैंडम को नहीं बना देगा ना। तो क्या करेगा भाई, एक चयन समिति द्वारा अनुशंसित पैनल में से चयन समिति क्या करेगी, कुछ लोगों के नाम सुझाएगी। और वो जो चयन समिति कुछ लोगों के नाम सुझाएगी, उन्हीं में से किसी एक व्यक्ति को कुलपति क्या है, नियुक्त किया जाएगा। किसके द्वारा, कुलाधिपति के द्वारा। ठीक है, अब जो चयन समिति होगी उसमें कौन लोग होंगे भाई, भाई चयन समिति ऊपर बात कर दी ना, चयन समिति द्वारा अनुशंसित पैनल। चयन समिति में कौन लोग हैं, तो उपधारा 1 में संदर्भित चयन समिति में निम्नलिखित सदस्य शामिल होंगे। कौन कौन होगा चयन समिति में, कुलपति की नियुक्ति के लिए, कुलपति की नियुक्ति के लिए गठित होने वाली चयन समिति के बारे में बात कर रहे हैं हम, निजी विश्वविद्यालय में। तो कौन होगा सदस्य, स्पॉन्सरिंग बॉडी द्वारा नामित 2 प्रतिष्ठित शिक्षाविद होंगे। भाई कोई भी 2 शिक्षाविद, कोई भी 2 एमिनेंट एकेडमिशियंस, जो कि किसके द्वारा, स्पॉन्सरिंग बॉडी द्वारा नामित किए गए हैं। इसके अलावा दूसरा, राज्य सरकार द्वारा नामित एक प्रतिष्ठित व्यक्ति, 3 लोग हो गए। इसके अलावा कुलाधिपति चयन समिति के सदस्यों में से एक को क्या कर देगा, अध्यक्ष बना देगा। 3 लोग हो गए बॉडी में। ठीक है, इन तीनों में से किसी एक को, इन तीनों में से 2 लोग कहां से आए, स्पॉन्सरिंग बॉडी की तरफ से, एक व्यक्ति कहां से आया, राज्य सरकार की तरफ से। इन तीनों में से किसी एक को कौन, कुलाधिपति, चांसलर, कौन, कुलाधिपति, चांसलर। चांसलर की नियुक्ति किसने करी थी, स्पॉन्सरिंग बॉडी ने करी थी, ऊपर हमने पढ़ा। ठीक है, तो कुलाधिपति चयन समिति के सदस्यों में से एक को क्या बना देगा, अध्यक्ष बना देगा। यहां तक ध्यान में रखना है। चयन समिति कुलपति की नियुक्ति के लिए एक पैनल, यहां पे हमने देखा था भाई क्या किया जाएगा, यहाँ पे भाई ये रहा, है ना। चयन समिति द्वारा अनुशंसित पैनल, ये अनुशंसित पैनल में कितने लोग
लोगों की अनुशंसा की जाएगी। चयन समिति कितने नामों को अनुशंसित करेगा? तो चयन समिति कुलपति की नियुक्ति के लिए कम से कम 3 प्रतिष्ठित शिक्षाविदों का एक पैनल प्रस्तुत करेगा। तो बात क्या निकल के आई कि भाई ये पूरी की पूरी कहानी जो हुई इसमें कि कुलाधिपति क्या करता है, कुलपति की नियुक्ति करता है। कुलाधिपति क्या करता है, कुलपति की नियुक्ति करता है ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ अ चयन समिति, है ना। एक क्या है, चयन समिति की अनुशंसा पर। चयन समिति में कितने लोग होंगे? 3 लोग होंगे, दो स्पॉन्सरिंग बॉडी की तरफ से, एक राज्य सरकार की तरफ से। इन तीनों में से किसी एक को क्या बनाया जाएगा? अध्यक्ष बनाया जाएगा। किसके द्वारा बनाया जाएगा? कुलपति के सॉरी कुलाधिपति के द्वारा, है ना। कुलाधिपति के द्वारा क्या बना दिया जाएगा? अध्यक्ष बना दिया जाएगा। यहां तक हमने पढ़ा, ठीक। इसके बाद क्या आया कि भाई ये जो चयन समिति 3 सदस्यों वाली है, यह एक पैनल का रिकमेंडेशन देगी। उस पैनल में कितने नाम होने चाहिए? 3 नाम अनुशंसित किए जाएंगे। इन 3 नामों में से किसी एक नाम को, इन 3 नामों में से किसी एक नाम को कुलाधिपति द्वारा क्या बना दिया जाएगा? कुलपति बना दिया जाएगा, ठीक। अब यहाँ पे एक परंतु जोड़ दिया गया, क्या है भाई ये कि यदि कुलाधिपति चयन समिति की सिफारिश को मंजूरी नहीं देते हैं तो वह चयन समिति से नई सिफारिश मांग सकते हैं। भाई चयन समिति ने 3 नाम सुझा दिए, वो तीनों नाम पसंद नहीं आ रहे हैं, तो क्या किया जाए? नए तरीके से 3 लोगों का, 3 नए नामों का सुझाव दिया जाएगा चयन समिति के द्वारा, बस, ठीक। फिर इसके अलावा और क्या है कि पूर्वगामी उपधारा में किसी भी बात के बावजूद कुलाधिपति निजी विश्वविद्यालय के मामलों के संचालन के लिए 2 साल की अवधि के लिए पहले कुलपति की नियुक्ति कर सकते हैं। जो फर्स्ट वाइस चांसलर होगा, फर्स्ट वाइस चांसलर का मतलब क्या होता है कि नई विश्वविद्यालय का जो पहला कुलपति होता है, नई विश्वविद्यालय का, नए विश्वविद्यालय का जो पहला कुलपति होगा उसको हम प्रथम कुलपति कहते हैं, फर्स्ट वाइस चांसलर कहते हैं। और उस फर्स्ट वाइस चांसलर का कार्यकाल कितना होता है? ठीक है, ध्यान में रखना, 2 साल का। अब कुलपति उपधारा 1 में निहित प्रावधान के अधीन 4 साल की अवधि के लिए पद धारण करेंगे। अब वापस से बात क्या हो गई कि मान लो हमने कहा, उदाहरण उदाहरण पे ले लेते हैं ना यार इसको। मान लो सेज यूनिवर्सिटी है ना, मान लो क्या है, सेज यूनिवर्सिटी है। अब सेज यूनिवर्सिटी जब बनी, मान लो उदाहरण के लिए कहते हैं 2012 में ये बनी, है ना। तो जब ये 12 में बनी तब जो पहला कुलपति आएगा उसका कार्यकाल कितना रहेगा? ठीक है, लेकिन इस कुलपति के जाने के बाद जो आगे आने वाले जितने भी कुलपति होंगे उन सब का कार्यकाल कितना रहेगा? तो कुलपतियों का सामान्य कार्यकाल कितना होता है और प्रथम कुलपति का कार्यकाल कितना होता है, ये डिफरेंस आपको ध्यान में। परंतु क्या जोड़ दिया गया कि एक कुलपति अपना कार्यकाल समाप्त होने के बाद भी नए कुलपति कार्यभार संभालने तक पद पर बने रहेंगे। हालांकि किसी भी स्थिति में अवधि 6 महीने से अधिक नहीं होगा। कि भाई नया कुलपति पुराना कुलपति तब तक कुलपति बना रहेगा जब तक कि नया कुलपति नहीं आके अपना कार्यभार ग्रहण कर ले। और ये कितना हो सकता है? अधिकतम 6 माह हो सकता है। मतलब 6 माह के अंदर आपको नया कुलपति चुनना ही पड़ेगा। मतलब 6 माह के अंदर चयन समिति अपना काम करे, 6 माह के अंदर अपना कुलाधिपति कुलपति की नियुक्ति करे। 6 माह मतलब किस किस बात का 6 माह? पुराने कुलपति के कार्यकाल खत्म होने के बाद का 6 माह अधिकतम जा सकता है। बाकी कायदे से तो होना क्या चाहिए कि पुराने कुलपति का कार्यकाल खत्म होने के पहले ही नए कुलपति की नियुक्ति कर ली जाए। कुलपति निजी विश्वविद्यालय के मुख्य कार्यकारी और शैक्षणिक अधिकारी होंगे और निजी विश्वविद्यालय के मामलों पर सामान्य अधीक्षण और नियंत्रण रखेंगे। निजी विश्वविद्यालय के विभिन्न प्राधिकरणों के निर्णयों को क्या है, निष्पादित करेंगे। भाई कुलपति निजी विश्वविद्यालय का लिटरली सबसे प्रमुख अधिकारी है, सबसे बड़ा अधिकारी है। उसी का दायित्व तो होता है कि विश्वविद्यालय सुचारू रूप से चलता रहे, विश्वविद्यालय पर वह पूर्ण नियंत्रण रखे, विश्वविद्यालय के सभी कार्यों को व्यवस्थित तरीके से संपादित किया जाए, ये उसका दायित्व तो है। ठीक है, द वाइस चांसलर शैल प्रिसाइड एट द कन्वोकेशन ऑफ द प्राइवेट यूनिवर्सिटी इन द एब्सेंस ऑफ विजिटर एंड चांसलर। हमने 3 स्टेज देखी कि कन्वोकेशन की अध्यक्षता कौन करेगा? कुलाध्यक्ष करेगा, विजिटर करेगा मतलब गवर्नर करेगा। लेकिन ये छुट्टी में चला गया मालदीव, तो कौन करेगा? चांसलर करेगा। कौन करेगा भाई? कुलाधिपति करेगा। लेकिन ये भी कहाँ चला गया? पटाया चला गया घूमने के लिए। तो अब कौन अध्यक्षता करेगा? वाइस चांसलर करेगा, कुलपति करेगा। ठीक है, तो ये स्टेजेस हैं कन्वोकेशन की अध्यक्षता को। अब ऐसा थोड़ा ना कि तीनों चले जाएंगे, पता चला ये भी प्रश्न है। खैर, तो यदि कुलपति की राय में किसी ऐसे मामले में तत्काल कार्यवाही करना आवश्यक है जिसके लिए इस अधिनियम द्वारा या इसके तहत किसी अन्य प्राधिकरण को शक्तियां प्रदान की गई हैं, तो वह ऐसी कार्यवाही कर सकते हैं जैसा वह आवश्यक समझते हैं और उसके बाद जल्द से जल्द अवसर पर अपनी कार्यवाही की रिपोर्ट उस अधिकारी या प्राधिकरण को देंगे जो सामान्य स्थिति में उस मामले को निपटाता है। पूरी कहानी का मतलब क्या है? कुलपति राजा आदमी है,
है ना। विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकरण के द्वारा कुछ कार्यवाही की गई है, विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकरण द्वारा कुछ निर्णय लिया गया है, तो वह उस निर्णय की क्या कर सकता है, समीक्षा कर सकता है, वह उस कार्यवाही की समीक्षा कर सकता है, और जो उसको उचित लगेगा उस प्रकार का निर्णय वह कुलपति उस समय ले सकता है। कुलपति उस प्राधिकरण से भी ऊपर है ना, उस प्राधिकरण को शक्तियां भी जो दी गई हैं वो कुलपति के द्वारा ही दी गई हैं। कैसे? परिनियम के माध्यम से। खैर, ठीक है, तो ये ध्यान रखना। अब एक परंतु जोड़ दिया गया, वो क्या है कि द प्रोवाइड दैट इफ in the opinion of the concerned officer or authority such action shouldn't have been taken by the vice chancellor, then such cases shall be referred to the chancellor whose decision thereon shall be final। भाई हमने ऊपर कहा कि भाई प्राधिकरण ने यानी किसी निकाय ने निर्णय लिया, कुलपति ने उस निर्णय को पलट दिया, प्राधिकरण को लगा कि गलत तरीके से काम किया गया है, निर्णय नहीं पलटना चाहिए था, हमारा निर्णय सही था, तो भाई उनको भी अपील का मौका है। वो कहाँ अपील कर सकते हैं वाइस चांसलर के उस निर्णय के विरुद्ध? चांसलर के पास। कहाँ अपील कर सकते हैं? चांसलर के पास कर सकते हैं। ठीक है, अब इसमें आगे पॉइंट क्या आता है कि जहां कुलपति द्वारा की गई ऐसी किसी कार्यवाही से निजी विश्वविद्यालय की सेवा में कोई व्यक्ति प्रभावित होता है, ऐसा व्यक्ति ऐसा व्यक्ति उसे ऐसी कार्रवाई की सूचना दिए जाने की तारीख से 3 माह के भीतर शासी निकाय को अपील करने का हकदार होगा। कि भाई मान लो कुलपति ने किसी व्यक्ति के विरुद्ध कोई निर्णय लिया, किसी कुलपति ने किसी व्यक्ति के विरुद्ध कोई कार्यवाही करी है, निजी विश्वविद्यालय किसी व्यक्ति के विरुद्ध कार्यवाही करी है, तो उस व्यक्ति के पास भी अधिकार है। क्या अधिकार है उसके पास? कि वह कार्यवाही के दिन से 3 माह के भीतर, कार्यवाही के दिन से 3 माह के भीतर गवर्निंग बॉडी के विरुद्ध, शासी निकाय के विरुद्ध क्या कर सकता है, शासी निकाय के समक्ष, है ना, कुलपति के निर्णय के विरुद्ध शासी निकाय के समक्ष अपील कर सकता है। जो गवर्निंग बॉडी होगी ना, गवर्निंग बॉडी के समक्ष क्या कर सकता है, वो अपील करने का हकदार होता है। तो यहाँ पर क्या बनाया गया, चेक एंड बैलेंस बनाया गया एक तरीके से, कि हर कोई को क्या दिया गया, मौका दिया गया अपनी बात को ऊपर तक रखने का अथॉरिटीज के पास। और क्या है कुलपति के पास शक्तियां, कि यदि कुलपति की राय में निजी विश्वविद्यालय किसी प्राधिकरण का निर्णय इस अधिनियम उसके तहत बनाए गए परिनियम, अध्यादेश, विनियम द्वारा प्रदत्त शक्ति के अनुरूप नहीं है, या निजी विश्वविद्यालय के हितों के प्रतिकूल होने की संभावना है, तो वह संबंधित प्राधिकरण से अपने निर्णय को संशोधित करने का अनुरोध करेंगे। और यदि प्राधिकरण ऐसे निर्णय का पूर्णतः या अंशतः संशोधित करने से इनकार करता है और 15 दिनों के भीतर कोई निर्णय लेने में विफल रहता है, तो ऐसे मामले का निर्णय कुलाधिपति द्वारा किया जाएगा। बात का मतलब कि भाई निजी विश्वविद्यालय किसी प्राधिकरण ने कानून, निजी विश्वविद्यालय अधिनियम अथवा परिनियम अथवा विनियम अथवा अध्यादेश के विरुद्ध जाकर के काम किया है और उससे विश्वविद्यालय को नुकसान हो रहा है, तो कुलपति उस प्राधिकरण को कहेगा कि अपने इस निर्णय को बदलो, संशोधित करो, अमेंड करो, चेंज करो। यदि चेंज नहीं किया जाता है, इनकार कर दिया जाता है, तो फिर भाई मामला किसके पास चला जाएगा? कुलाधिपति के पास, चांसलर के पास मामला चला जाएगा। और मामला जो चांसलर के पास जाएगा उसमें चांसलर का निर्णय अंतिम निर्णय माना जाएगा। ठीक है, कुलपति ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेंगे जो ऐसे कर्तव्यों का पालन करेंगे जो परिनियम और अध्यादेशों द्वारा निर्धारित किए जाएंगे, है ना। अब भाई कुलपति को पास कौन सी शक्तियां हैं? तो कुलपति के पास भी वही शक्तियां हैं जो परिनियम और अध्यादेश के माध्यम से तय की जाएंगी बाकियों के लिए, उसी प्रकार से इनके लिए भी। जिस प्रकार से बाकियों के लिए तय की जा रही हैं, उसी प्रकार से इनके लिए भी तय की जाएंगी शक्तियां। ठीक है, ये ध्यान रखना है। अब यदि किसी भी समय किए गए अभ्यावेदन या अन्यथा पर कुलाधिपति को यह प्रतीत होता है कि कुलपति, अब कुलपति भी कुछ गलत कर सकता है कि भाई किसी है ना, इफ एट एनी टाइम अपॉन रिप्रेजेंटेशन मेड और अदरवाइज इट अपीयर्स टू द चांसलर दैट द वाइस चांसलर, यदि कुलाधिपति को लगता है कि कुलपति ने क्या इस अधिनियम के द्वारा या इसके तहत उन पर थोपे गए किसी भी कर्तव्य को निभाने में चूक की है, मतलब जो ड्यूटीज थी, जो पावर्स थी, है ना, ड्यूटीज को फुलफिल नहीं किया गया, पावर को मिसयूज किया गया, किसके द्वारा? कुलपति के द्वारा। ये बात फील किसको हो रही है? ये बात ये बात को समझ कौन रहा है? कुलाधिपति, चांसलर। ठीक है, तो एक बात। दूसरा कि निजी विश्वविद्यालय के हित के प्रतिकूल जाकर के काम कर रहे हैं। भाई आप जिस विश्वविद्यालय के वो हैं, वाइस चांसलर हैं, उसी के विरुद्ध जाकर के क्या है ना, उसी के विरुद्ध जाकर के आप क्या कर रहे हैं? काम कर रहे हैं। तो वो हो गया। इसके अलावा और क्या कर सकते हैं वो, कि निजी विश्वविद्यालय के मामलों का प्रबंधन करने में असमर्थ हैं, जो ड्यूटीज दी गई थी आप उनको फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं, जो पावर दी गई थी उनका आप यूज करने के बजाय मिस यूज कर रहे हैं। ऐसी परिस्थिति में कुलाधिपति क्या करेगा? ऐसी परिस्थिति में कुलाधिपति इस तथ्य के बावजूद कि कुलपति का कार्यकाल समाप्त नहीं हुआ है, 4 साल का कार्यकाल था ना, कुलपति कार्यकाल समाप्त नहीं हुआ है, उसमें कारणों को बताते हुए एक लिखित आदेश द्वारा कुलपति से उस तारीख से अपना पद छोड़ने की अपेक्षा कर सकते हैं, जैसा कि आदेश में निर्दिष्ट किया जाए। एक आदेश पारित कर देंगे, बोल देंगे परसों से यूनिवर्सिटी मत आना तू।
बात समझ में आ रही है? परसों से यूनिवर्सिटी आने की वो वो नहीं, आवश्यकता नहीं है, है ना? खैर, यहाँ तक की बात समझ में आई। और क्या हो सकता है कुलपति के लिए कि नो ऑर्डर अंडर सब सेक्शन 12, है ना भाई? सब सेक्शन 12 यहाँ पे ऑर्डर ही जारी हो रहा था ना, देख लो भाई। सब सेक्शन 12 की बात कर रहे थे हम, ये रहा। सब सेक्शन 12 में क्या था, कुछ परिस्थितियां थी। उन परिस्थितियों के आधार पे कुलाधिपति कुलपति के विरुद्ध, है ना, कुलाधिपति कुलपति के विरुद्ध आदेश जारी कर सकता है कि भाई तू कल से मत आना यूनिवर्सिटी। तो अब धारा 13 क्या कहती है? धारा 13 कहती है कि नो ऑर्डर अंडर सबसेक्शन 12 shall be passed unless the particulars of the grounds on which such action is proposed to be taken or communicated to the vice president, sorry, vice chancellor, and he is given reasonable opportunity showing cause against the proposed order। कि भाई ये जो तुम आदेश जारी कर रहे हो, तुम मतलब कुलाधिपति, एक कुलाधिपति जो कुलपति के विरुद्ध आदेश जारी करने वाला है कि भाई परसों से तू विश्वविद्यालय मत आना, ऐसा कोई आदेश जारी करने के पहले कुलपति को अपनी बात रखने का मौका दिया जाएगा। कुलपति ऐसा कार्य क्यों कर रहा था, ऐसा कार्य मतलब ये वाला कार्य, ऐसा कार्य मतलब ये वाला कार्य, यहाँ पे मेंशन थे ना ए में कि भाई थोपा गया, चूक हो गई, प्रतिकूल कार्य कर रहा है, असमर्थ है, ये वाला। तुम ऐसा क्यों कर रहे थे, इनके संबंध में एक कारण बताओ, नोटिस भी दिया जाएगा और कुलपति की बात को सुनने का भी अवसर दिया जाएगा। जब तक ये नहीं होगा तब तक ऐसा आदेश कोई जारी नहीं किया जा सकता कि तू परसों से मत आना, ठीक। 14 क्या कहता है, सबसेक्शन 14 क्या कहता है इसी का कि एज फ्रॉम द डेट स्पेसिफाइड इन द ऑर्डर्स अंडर सबसेक्शन 12 द वाइस चांसलर शैल बी डीम्ड टू हैव रिलिंक्विश्ड द ऑफिस एंड ऑफिस ऑफ द वाइस चांसलर शैल फॉल वैकेंट। अब इन सब के बावजूद, है ना, इन सब के बावजूद का मतलब उसकी बात को सुन लिया गया, उसको सुनने का मौका दे दिया गया, रीजनेबल अपॉर्चुनिटी दे दी गई। इसके बावजूद यदि आदेश जारी होता है, उस आदेश में लिखा जाता है कि तुम फलानी तारीख से मत आना, तो फलानी तारीख से वाइस चांसलर नहीं आएंगे और उसी तारीख से वाइस चांसलर का पद उस विश्वविद्यालय में खाली माना जाएगा, वैकेंट माना जाएगा, मतलब नए वाइस चांसलर की नियुक्ति का रास्ता खुलेगा, ठीक। यहां तक ध्यान में रखना। अब आता है कुल सचिव। धारा 17 कुलाधिपति हो गई। धारा 18 आता है कुल सचिव। कुल सचिव की नियुक्ति परिनियमों द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार इस उद्देश्य के लिए गठित विशेषज्ञ समिति की सिफारिश पर शासी निकाय द्वारा की जाएगी। कैसे भाई? कुल सचिव की नियुक्ति परिनियमों द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार इस उद्देश्य के लिए गठित विशेष समिति की सिफारिश पर किसके द्वारा? शासी निकाय द्वारा की जाएगी। कुल सचिव की नियुक्ति कौन करता है? गवर्निंग बॉडी करती है। भाई तुमने पढ़ा ना, कुलाधिपति की नियुक्ति कौन कर रहा था? स्पॉन्सरिंग बॉडी, स्पॉन्सरिंग, है ना, स्पॉन्सरिंग बॉडी कर रही थी। वैसे ही गवर्निंग बॉडी किसकी नियुक्ति करती है? कुल सचिव की, रजिस्ट्रार की। वही तो लिखा हुआ, द अपॉइंटमेंट ऑफ द रजिस्ट्रार शैल बी मेड बाय द गवर्निंग बॉडी। अपॉइंटमेंट किसके द्वारा किया जाएगा? गवर्निंग बॉडी, ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द एक्सपर्ट कमेटी। एक विशेषज्ञ समिति के सुझाव पर किया जाएगा, अनुशंसा पर किया जाएगा। ये जो विशेषज्ञ समिति होगी, है ना, कंस्टिट्यूटेड फॉर द पर्पज, मतलब पर्पज मतलब कुल सचिव की नियुक्ति के लिए ही ये समिति बनाई गई थी। एज प्रिस्क्राइब्ड बाय द स्टैट्यूट। ये समिति किस प्रकार की होगी, किस नेचर की होगी, कितने लोग होंगे, यह परिनियमों से तय होगा। However, the first registrar may be appointed by the sponsoring body pending creation of the statutes। अब कि जब पहला नया नया विश्वविद्यालय है, जब नया नया विश्वविद्यालय होगा तब कोई परिनियम नहीं बना होता है, उस समय भी कुल सचिव की आवश्यकता है। तो कानून में प्रावधान किया गया है कि जब नया नया विश्वविद्यालय होगा तब पहले कुल सचिव की नियुक्ति डायरेक्ट स्पॉन्सरिंग बॉडी कर सकती है, उसके लिए किसी एक्सपर्ट कमेटी की आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि भाई अभी नया विश्वविद्यालय है, कोई स्टैट्यूट्स नहीं बने हैं, तो एक्सपर्ट कमेटी भी नहीं बनी होगी, क्योंकि एक्सपर्ट कमेटी स्टैट्यूट्स के आधार पर बननी है, ये लिखा हुआ है, ठीक है, लिखा हुआ ना, एक्सपर्ट कमेटी कंस्टिट्यूटेड फॉर द पर्पज एज प्रिस्क्राइब्ड बाय द स्टैट्यूट्स। परिनियम के द्वारा बताई गई प्रक्रिया के आधार पर एक्सपर्ट कमेटी बनाई थी। लेकिन पहले जो पहला कुल सचिव होगा उसके लिए रिलैक्सेशन दिया गया है। क्या रिलैक्सेशन है? कि भाई उसको स्पॉन्सरिंग बॉडी अपॉइंट कर सकती है, ठीक, वरना इन जनरल कौन अपॉइंट करेगा? गवर्निंग बॉडी, ठीक। अगला पॉइंट है क्या कि ऑल कॉन्ट्रैक्ट शैल बी साइंड एंड ऑल डॉक्यूमेंट्स एंड रिकॉर्ड्स शैल बी ऑथेंटिकेटेड बाय द रजिस्ट्रार ऑन बिहाफ ऑफ द प्राइवेट यूनिवर्सिटी। निजी विश्वविद्यालय से जारी होने वाला हर एक कागज, निजी विश्वविद्यालय से जारी होने वाला हर एक कागज किसके द्वारा ऑथेंटिकेट किया जाएगा, किसके द्वारा प्रमाणित किया जाएगा, है ना, उसमें किसके हस्ताक्षर होंगे? वो है कुल सचिव। और ये सिर्फ निजी विश्वविद्यालय के लिए नहीं है, यही आपका सरकारी विश्वविद्यालयों के लिए भी लागू है। आपकी मार्कशीट उठाओ,
मार्कशीट में किसके साइन है? कुल सचिव के। देखो अभी उठा के देख लो, ठीक है। तो ये निजी विश्वविद्यालय से जारी हर कागज में साइन किसके होंगे? कुल सचिव, शासी निकाय प्रबंधन बोर्ड और अकादमिक परिषद के सदस्य सचिव होंगे। अब कुल सचिव किसका किसका मेंबर होगा, है ना, और ये किस प्रकार का मेंबर होगा? मेंबर सेक्रेटरी होगा। क्या होगा? मेंबर सेक्रेटरी, मतलब सदस्य और सचिव दोनों रूप में वो कार्य करेगा वहां का। मतलब ये बॉडी जब बैठेगी तो इन बॉडी का सचिव कौन होगा? हमेशा कुल सचिव होगा। इन बॉडीज का सचिव कौन होगा? रजिस्ट्रार होगा। और रजिस्ट्रार इनका सदस्य भी होगा। कौन कौन सी बॉडीज? गवर्निंग बॉडी हो गई, मैनेजमेंट बोर्ड हो गया, एकेडमिक काउंसिल हो गई। लेकिन इनमें वह वोट नहीं दे सकेगा। क्यों? क्योंकि वो मेंबर सेक्रेटरी है, फुल टाइम मेंबर नहीं है वो मेंबर सेक्रेटरी है। यदि वो फुल टाइम मेंबर होता तो वोट देता, वो सिर्फ मेंबर सेक्रेटरी है। और मेंबर सेक्रेटरी होने के नाते वह इनके सेक्रेटरी के तौर पे तो काम करेगा, लेकिन वहां पर उसको क्या है? वोटिंग राइट नहीं होगा। बात को कहने का अधिकार होगा, लेकिन बात में वोट देने का अधिकार नहीं होगा। ठीक है, द रजिस्ट्रार सेल। अच्छा, ये वाला पॉइंट हो गया। फोर्थ पॉइंट है कि कुल सचिव ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग करेंगे और ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करेंगे जो समय समय पर कैसे परिनियमों के माध्यम से निर्धारित किए जाएंगे। यदि किसी भी, है ना, बात समझ में आ गई? परिनियम के माध्यम से की शक्तियों का, कर्तव्यों का निर्धारण होगा। इसके अलावा इफ एट एनी टाइम upon representation made or otherwise and after making such inquiry as may be deemed necessary, the situation so warrants that the continuance of the registrar is not in the interest of the private university, the vice chancellor may request the chancellor in writing stating the reason therein for the removal of the registrar। कि किसी एक समय पर, है ना भाई, कुछ परिस्थितियां ऐसी हो सकती हैं जब किसको, जब वाइस चांसलर को लग जाए कि इस रजिस्ट्रार की अब हमको आवश्यकता नहीं है। भाई यही बात लिखी हुई ना, बात तो ये लिखी हुई है कि यदि किसी समय पर किए गए अभ्यावेदन अन्यथा पर और किसी जांच करने के बाद जो आवश्यक समझी जाए, किसी जांच के पश्चात, किसी अभ्यावेदन के पश्चात यदि कुलपति को लगता है कि अब हम, सॉरी, एक मिनट, है ना, हाँ, यदि कुलपति को लगता है कि अब हमको इस रजिस्ट्रार की आवश्यकता नहीं है, तो वो क्या करेगा? वह कुलपति लिखित रूप में कारणों को बताते हुए कुलाधिपति से कुल सचिव को हटाने का अनुरोध करेगा। हटाने का अधिकार किसके पास है? कुलाधिपति के पास। लेकिन अनुरोध कौन करेगा? कुलपति। किससे? कुलाधिपति से। किसको हटाने का? कुल सचिव को हटाने का। क्यों हटाना है? क्योंकि भाई उसके बारे में कोई रिपोर्ट आई जिसमें उसके बारे में भ्रष्टाचार के मामले थे, है ना, या अन्य अन्य बातें आप समझ सकते हैं ना। तो ये सब चीजें तो हटाएगा कौन? कुलाधिपति। कुलाधिपति किसको हटाएगा? रजिस्ट्रार को। ध्यान में रखना। प्रोवाइडेड दैट, ऐसी कार्यवाही से पहले कुल सचिव को सुनवाई का अवसर। अरे भाई, तुम उस पर आरोप लगा कर उसको हटा रहे हो तो उसको सुनने का मौका तो दो। भाई तुमने उस पर आरोप लगा दिया, तूने भ्रष्टाचार किया, अरे उसका पक्ष तो सुन लो एक बार। ये बात कही जा रही है, ठीक है। धारा 19 क्या कहती है? चीफ फाइनेंस एंड अकाउंट्स ऑफिसर की बात करती है। मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी। मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी की नियुक्ति कौन करेगा? कुलाधिपति करेगा। कैसे करेगा? परिनियमों के माध्यम में परिनियमों दी गई प्रक्रिया के माध्यम से करेगा। यही बात तो उसके लिए भी लिखी हुई थी, कुल सचिव के लिए। हाँ, वहां पे ये नहीं था, लेकिन परिनियम द्वारा दी गई प्रक्रिया था। कर तो गवर्निंग बॉडी रहा था, ये हमने ऊपर पढ़ा ना भाई, भूल मत जाना यार, है ना। हमने ऊपर पढ़ा ना भाई कि कुल सचिव की नियुक्ति परिनियमों के द्वारा निर्धारित की प्रक्रिया के अनुसार एक विशेष समिति की अनुशंसा पर गवर्निंग बॉडी करेगी। लेकिन पहले कुल सचिव की नियुक्ति कौन करेगा? स्पॉन्सरिंग बॉडी। पहले कुल सचिव की नियुक्ति कौन करेगा? स्पॉन्सरिंग बॉडी करेगा। यहाँ पे देख लो, लिखा हुआ था कहीं पे, है ना, ये स्पॉन्सरिंग बॉडी। ठीक है, खैर यहाँ पे क्या आ गया? यहाँ पे कुलाधिपति नियुक्ति करेगा मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी की, लेकिन कैसे? परिनियम में दी गई प्रक्रिया के आधार पर। मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेंगे और ऐसे कर्तव्यों का पालन करेंगे जो परिनियमों द्वारा निर्धारित किए जाएं। ठीक। फिर है अन्य अधिकारी, कि निजी विश्वविद्यालय अपने कामकाज के लिए आवश्यक ऐसे अन्य अधिकारियों की नियुक्ति कर सकता है। भाई ऊपर जो अधिकारी दिए गए थे उसके अलावा भी तो बहुत सारे अधिकारी चाहिए हैं। भाई मान लो असिस्टेंट रजिस्ट्रार ही चाहिए उनको। जैसे सरकारी में चाहिए असिस्टेंट रजिस्ट्रार, वैसे प्राइवेट में भी चाहिए असिस्टेंट रजिस्ट्रार। वो तो वहां पे मेंशन ही नहीं है धारा 14 में। फिर क्या करें? तो भाई परिनियम ला करके नए पद सृजित कर लो। निजी विश्वविद्यालय अपने कामकाज के लिए के लिए आवश्यक ऐसे अन्य अधिकारियों की नियुक्ति कर सकता है। यही बात लिखी हुई धारा 20 में अन्य अधिकारियों के तहत। द मैनर ऑफ द अपॉइंटमेंट ऑफ द अदर ऑफिसर्स ऑफ द प्राइवेट यूनिवर्सिटी एंड देयर पावर एंड फंक्शन शैल बी सच एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड विद स्टैट्यूट। कि इनके ये अधिकारी कौन होंगे? अन्य, इनके पदों का नाम क्या होगा, इनके अपॉइंटमेंट की प्रोसेस क्या होगी, यह परिनियमों के माध्यम से समय समय पर तय किया जाएगा। अब आते हैं प्राधिकरण। अभी तक क्या था? अधिकारी 14 से 20 तक।
14 में लिस्ट दी हुई थी अधिकारियों की, फिर हमने पूरा प्रोसेस देख अलग अलग अधिकारी देखे। अब आते हैं 21 में प्राधिकरणों की लिस्ट। निजी विश्वविद्यालय में निम्नलिखित प्राधिकरण होंगे। एक गवर्निंग बॉडी, ऊपर आपने पढ़ा इसके बारे में, बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट होगा, एकेडमिक काउंसिल होगा, और ऐसे अन्य प्राधिकरण जो परिनियमों के द्वारा समय समय पर क्या है बनाए जाते हैं। यहाँ पे एक बात देखो, स्पॉन्सरिंग बॉडी नहीं लिखा हुआ कहीं पर। कमेंट बॉक्स में बताओ स्पॉन्सरिंग बॉडी यहाँ पे क्यों नहीं लिखा हुआ है। यदि आपने समझा है इस एक्ट को, है ना, 4-5 क्लासेस के बाद, तो आप बताइए कमेंट में कि स्पॉन्सरिंग बॉडी क्यों उल्लेखित नहीं है इसमें। वह भी तो एक प्रकार का प्राधिकरण होगा ना, क्यों उल्लेखित नहीं, जबकि गवर्निंग बॉडी है, बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट, एकेडमिक काउंसिल है, और भी दिया हो कि भाई और भी प्राधिकरण आप बना सकते हैं स्टैट्यूट के माध्यम से। ठीक है। शासी निकाय प्रबंधन बोर्ड के नामित सदस्यों का कार्यकाल कितना होगा? 3 वर्ष का होगा, और कोई भी नामित सदस्य लगातार 2 कार्यकाल से अधिक पद धारण नहीं करेगा। कि भाई जो गवर्निंग बॉडी होगी और जो मैनेजमेंट बोर्ड होगा, गवर्निंग बॉडी और मैनेजमेंट बोर्ड के जो मेंबर्स आएंगे वो 3 साल के कार्यकाल के साथ आएंगे, और रीअपॉइंटमेंट के लिए पात्र होंगे। रीअपॉइंटमेंट के लिए पात्र होने का मतलब क्या है कि भाई अधिकतम वो कितने साल तक बैठ सकते हैं? 6 साल तक बैठ सकते हैं। 2 कार्यकाल का मतलब ये होता है ना, 6 साल। तो कार्यकाल कितना होगा? 3 वर्ष का, और रीअपॉइंटमेंट के लिए पात्र होंगे एक बार रीअपॉइंटमेंट, बस एक बार, मतलब 2 कार्यकाल। ठीक। अब आता है गवर्निंग बॉडी। गवर्निंग बॉडी में निम्नलिखित सदस्य होंगे। एक कौन होगा? तो गवर्निंग बॉडी का चेयरपर्सन कौन होगा? चांसलर। इसके अलावा और कौन होगा? वाइस चांसलर। और प्रायोजक निकाय, स्पॉन्सरिंग बॉडी द्वारा नामित 3 प्रतिष्ठित व्यक्ति, जिसमें कम से कम एक शिक्षाविद होना चाहिए। तो एक व्यक्ति ये हो गया, एक व्यक्ति ये हो गया, 3 व्यक्ति ये हो गए। ये 3 कौन लेकर के आ रहा है? प्रायोजक निकाय लेकर के आ रहा है, स्पॉन्सरिंग बॉडी लेकर के आ रहा है। ये 3 प्रतिष्ठित व्यक्ति में से एक क्या होना चाहिए? एकेडमिशियन होना चाहिए, शिक्षाविद होना चाहिए। ठीक है। और कौन होगा? राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत 6 नामों के पैनल में से कुलाध्यक्ष द्वारा नामित 3 विशिष्ट व्यक्ति, 3 सदस्य ये हो गए। ये 3 सदस्य कहां से आ रहे हैं? राज्य सरकार की तरफ से आ रहे हैं। ठीक है। राज्य सरकार क्या करता है कि 6 लोगों का नाम सुझाता है, किसको? कुलाध्यक्ष को, विजिटर को, गवर्नर को। और गवर्नर, कुलाध्यक्ष, विजिटर, उन 6 में से 3 को क्या कर देता है? निजी विश्वविद्यालय के गवर्निंग बॉडी का मेंबर बना देता है। ठीक है। इसके अलावा राज्य सरकार का एक प्रतिनिधि होगा इसमें, जो कितना होना चाहिए? उप सचिव के पद से नीचे का नहीं होना चाहिए, है ना। राज्य सरकार का एक प्रतिनिधि डायरेक्ट आएगा, है ना, हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से, और यह डेप्यूटी सेक्रेटरी के पद से नीचे का नहीं होना चाहिए, मतलब डेप्यूटी सेक्रेटरी अथवा उसके ऊपर का पद। ठीक है। तो ये कितने सदस्य हो गए भाई? 3 2 5 हो गए, और 5 और 4 9 सदस्य हो गए। ठीक है। यहाँ तक की बात ध्यान में हो गई। 9 सदस्य होते हैं गवर्निंग बॉडी में निजी विश्वविद्यालय की। अब इनमें से कुलाधिपति शासी निकाय का पदेन अध्यक्ष होगा। हमने यहाँ पे पहले ही बोल दिया था भाई कि जो कुलाधिपति होगा उसका क्या होगा? चेयरपर्सन होगा इस गवर्निंग बॉडी का, है ना। इस गवर्निंग बॉडी का वो क्या होगा? चेयरपर्सन होगा। इसके अलावा और क्या कि शासी निकाय निजी विश्वविद्यालय का मुख्य प्राधिकरण होगा। शासी निकाय क्या है? निजी विश्वविद्यालय का प्रिंसिपल अथॉरिटी है, और निजी विश्वविद्यालय के सभी चल अचल संपत्ति शासी निकाय में निहित होंगी, और उसके पास निम्नलिखित शक्तियां होंगी। निजी विश्वविद्यालय के पूर्ण नियंत्रण किसके पास होंगे? शासी निकाय के पास होंगे, एक बात। दूसरी बात, सभी संपत्तियों का अधिकार उनके पास होगा, दो। तीसरा कि उसके पास कुछ और शक्तियां होंगी। क्या क्या शक्तियां होंगी? इस अधिनियम या उसके तहत बनाए गए परिनियमों, अध्यादेशों या विनियमों द्वारा प्रदान की गई ऐसी सभी शक्तियों का उपयोग करके निजी विश्वविद्यालय के कामकाज को प्रबंधित करना, नियंत्रित करना। कि भाई शासी निकाय, गवर्निंग बॉडी हर उस शक्ति का प्रयोग करके विश्वविद्यालय को प्रबंधित करेगा, संचालित करेगा, नियंत्रित करेगा, जो शक्ति उसको परिनियम, अध्यादेश या विनियम के माध्यम से, स्टैट्यूट, ऑर्डिनेंस या रेगुलेशन के माध्यम से दी गई है। और क्या होगा? निजी विश्वविद्यालय के, है ना, टू रिव्यू द डिसीजंस ऑफ अदर अथॉरिटीज ऑफ द प्राइवेट यूनिवर्सिटी। कि हमने देखा कि प्राइवेट यूनिवर्सिटी में बहुत प्रकार के प्राधिकरण हैं, लेकिन इन प्राधिकरणों में सबसे बड़ा प्राधिकरण कौन है? ये भी हमने देखा भाई अभी कि शासी निकाय सबसे बड़ा प्राधिकरण है। इसका मतलब कि अन्य प्राधिकरण जो कुछ निर्णय लेते हैं, उनके निर्णयों को यह क्या कर सकता है? समीक्षा कर सकता है, रिव्यू कर सकता है। टू रिव्यू द डिसीजन ऑफ द अदर अथॉरिटीज ऑफ द प्राइवेट यूनिवर्सिटी। इन केस कब समीक्षा करेगा? दे आर नॉट इन कंफर्मिटी विद द प्रोविजंस ऑफ द एक्ट एंड स्टैट्यूट ऑर्डिनेंसेस। समीक्षा सिर्फ कब की जाएगी? जब शासी निकाय को लगेगा कि, मान लो उदाहरण के लिए एकेडमिक काउंसिल है, कि भाई शासी निकाय को लगता है कि एकेडमिक काउंसिल ने जो निर्णय लिया है वह निजी विश्वविद्यालय अधिनियम, परिनियम, अध्यादेश, है ना, विनियम के क्या है? अनुरूप नहीं है। उस परिस्थिति में वह एकेडमिक काउंसिल के निर्णय की समीक्षा करेगा और उसमें परिवर्तन करवाएगा। निजी विश्वविद्यालय के बजट और वार्षिक रिपोर्ट को अनुमोदित कौन करता है?
गवर्निंग बॉडी, ठीक है। इसके अलावा निजी विश्वविद्यालय द्वारा अपनाई जाने वाली नीतियों का निर्धारण कौन करता है? पॉलिसी मेकिंग। निजी विश्वविद्यालय के लिए पॉलिसी मेकिंग का काम किसका है? गवर्निंग बॉडी का। स्पॉन्सरिंग लगा कर मत आ जाना, ठीक है। टू अप्रूव द बजट एंड एनुअल रिपोर्ट ऑफ द प्राइवेट यूनिवर्सिटी कौन करेगा? भाई निजी विश्वविद्यालय के बजट को अप्रूवल, है ना। और निजी विश्वविद्यालय के एनुअल रिपोर्ट का अप्रूवल कौन करेगा? शासी निकाय, गवर्निंग बॉडी। और क्या सकती है? यदि किसी ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है जब निजी विश्वविद्यालय कामकाज संभव नहीं है तो प्रायोजक निकाय को निजी विश्वविद्यालय के समापन की सिफारिश करना। कि भाई एक पॉइंट ऐसा भी आ सकता है ना, जब लगे कि अब ये विश्वविद्यालय का कोई काम नहीं इस ब्रह्मांड में, है ना। अब इस विश्वविद्यालय का इस ब्रह्मांड में कोई काम नहीं है, निजी विश्वविद्यालय काम नहीं कर पा रहा है, कामकाज संभव नहीं है। तो ऐसी परिस्थिति में शासी निकाय रिकमेंडेशन देगा स्पॉन्सरिंग बॉडी को कि भाई तेरी ये दुकान बंद कर दे तू। बात समझ में आ रही है? ये दुकान ही तो थी, इस दुकान को मालिक कौन थो? तो भाई स्पॉन्सरिंग बॉडी था। तो गवर्निंग बॉडी क्या करेगी? रिकमेंडेशन करेगी स्पॉन्सरिंग बॉडी को कि भाई ये वाली दुकान बंद कर दो, बात खत्म, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना है आपको। ऐसी अन्य शक्तियां जो परिनियमों द्वारा क्या है निर्धारित की जाएंगी वह भी गवर्निंग बॉडी को मिलेंगी। इसके अलावा, है ना, द गवर्निंग बॉडी शेल मीट एटलीस्ट थ्राइस टाइम्स इन अ कैलेंडर ईयर। एक साल में 3 बार, सॉरी हाँ, एक साल में 3 बार, एक कैलेंडर ईयर में 3 बार उनको क्या है मिलना आवश्यक है। कैलेंडर ईयर बोलते हो जनवरी से दिसंबर, है ना। इसके अलावा शासी निकाय की बैठक के लिए 5 सदस्य, टोटल सदस्य कितने थे? 9 थे। कोरम कितने में पूरा होगा? 5 में पूरा होगा। कोरम कितने में पूरा होगा? 5 में पूरा होगा। उसको भी ध्यान में रखना है, ठीक है। अगली जो अथॉरिटी आती है गवर्निंग बॉडी के बाद वो है बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट। प्रबंधन बोर्ड में निम्न के सदस्य शामिल होंगे। एक कौन होगा? कुलपति होगा। प्रबंधन बोर्ड में कौन कौन सदस्य होंगे? तो कुलपति होगा मैनेजमेंट बोर्ड में। इसके अलावा प्रायोजक निकाय की तरफ से 2 लोग आ जाएंगे, है ना। तो 2 लोग ये हो गए। एक कुलपति हो गया जो चेयरमैन बन जाएगा इस मैनेजमेंट बोर्ड का, ठीक है। तीसरा, राज्य सरकार द्वारा नामित 2 प्रतिनिधि और आ जाएंगे। रोटेशन के अनुसार निजी विश्वविद्यालय के 2 वरिष्ठतम प्रोफेसर आ जाएंगे। और क्या होगा? और खंड डी के अलावा रोटेशन के अनुसार निजी विश्वविद्यालय के 2 वरिष्ठतम शिक्षक भी आ जाएंगे, ठीक है। तो ये आपको क्या ध्यान रखना। कुलपति क्या होगा? प्रबंधन बोर्ड का अध्यक्ष हो गया। बात हमने ऊपर ही डिस्कस कर ली थी। तो टोटल कितने मेंबर हो गए? 2 4 6 8 और 1 9। कितने सदस्य हो गए भाई? मैनेजमेंट बोर्ड में 9 सदस्य हो गए। इन 9 में से जो एक सदस्य कुलपति है वो किसका क्या बन जाएगा? चेयरमैन भी बन जाएगा, मेंबर एंड चेयरपर्सन। कुलपति क्या होगा? मैनेजमेंट बोर्ड का मेंबर एंड चेयरपर्सन होगा, ठीक है। प्रबंध बोर्ड की शक्तियां परिनियमों द्वारा निर्धारित की जाएंगी। क्या क्या शक्तियां होंगी, है ना, वो परिनियम के माध्यम से निर्धारित किया जाएगा। प्रबंधन बोर्ड की बैठक हर 2 महीने में कम से कम 1 बार होनी चाहिए, है ना। जैसे हमने देखा गवर्निंग बॉडी साल में कितनी बार बैठक करनी चाहिए? 3 बार करनी चाहिए। मैनेजमेंट बोर्ड जो कि वहां के डे टू डे मैटर देखता है, वह हर 2 महीने में कम से कम कितनी बार बैठक करेगा? 1 बार बैठक करेगा। हर 2 महीने में 1 बार, हर 2 महीने में 1 बार, मतलब साल में, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना है आपको। प्रबंधन बोर्ड की बैठक के लिए कोरम कितने में पूरा होगा? 5 में। यहां पर भी सदस्य कितने थे? 9 थे। कोरम कितने में पूरा हो रहा था? 5 में। गवर्निंग बॉडी में भी सदस्य कितने थे? 9 थे। कोरम कितने में पूरा हो रहा था? 5 में, ठीक है। अगली जो अथॉरिटी है वो क्या है? एकेडमिक काउंसिल है। एकेडमिक काउंसिल में कुलपति ऐसे अन्य सदस्य शामिल होंगे, है ना। कुलपति और ऐसे अन्य सदस्य शामिल होंगे। तो कुलपति तो हो ही गया, और कुलपति अकादमिक परिषद का अध्यक्ष भी हो जाएगा। वैसे ही जैसे कुलपति क्या था? मैनेजमेंट बोर्ड का अध्यक्ष था। भाई एकेडमिक काउंसिल का अध्यक्ष कौन था? कुलपति। मैनेजमेंट बोर्ड का अध्यक्ष कौन है? कुलपति, ठीक है। ध्यान में रखना है। और जो आपका गवर्निंग बॉडी थी उसका कौन था? कुलाधिपति। गवर्निंग बॉडी का अध्यक्ष कौन था? कुलाधिपति। लेकिन एकेडमिक और मैनेजमेंट का कौन है? कुलपति। अकादमिक परिषद निजी विश्वविद्यालय का शैक्षणिक निकाय होगा। ये जो एकेडमिक काउंसिल है वह निजी विश्वविद्यालय का क्या है? प्रिंसिपल एकेडमिक बॉडी है, ठीक है। एंड सेल सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट, स्टैट्यूट, ऑर्डिनेंसेस एंड रेगुलेशंस। और ये क्या काम करेगा? यह वही सब काम करेगा जो काम करने की शक्ति, जो काम करने का दायित्व, जो काम करने की भूमिका इसकी तय की जाएगी। किसके माध्यम से? अधिनियम, परिनियम, अध्यादेश के माध्यम से, विनियम के माध्यम से, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना है आपको। इसके बाद धारा 25 आती है। धारा 25 क्या बात करती है? अदर अथॉरिटीज की बात करती है। जैसे अदर अधिकारी थे वैसे अदर अथॉरिटीज है। निजी विश्वविद्यालय क्या करेगा? परिनियमों के माध्यम से अदर अथॉरिटीज की संरचना, गठन, शक्ति, कार्य आदि आदि का निर्धारण समय समय पर कर सकता है जब उसको नए अथॉरिटीज की आवश्यकता फील होगी, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। ये क्या था? हमारा निजी विश्वविद्यालय अधिनियम का कुछ बातें थी। अभी बचा हुआ निजी विश्वविद्यालय अधिनियम, उसको हम आगे कवर करेंगे। आप में से जो लोग यहाँ तक पहुंचे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही जो लोग
AR के नोट्स प्राप्त करना चाहते हैं वह इस नंबर पर दिख रहे इस स्क्रीन पर दिख रहे नंबर पर संपर्क कर सकते हैं व्हाट्सएप या कॉल के माध्यम से और नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। यह नोट्स अपडेटेड हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों में है, प्रिंटेड हार्ड कॉपी फॉर्मेट में है और ई बुक फॉर्मेट में है। ठीक है, चलिए साथ ही टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए जहाँ पे आपको क्वेश्चन मिलते रहेंगे। आज की क्लास को वाइंड अप करते हैं, मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय श्री राम।